और इनको इसी तरह वीएचपी कार्यालय तक पहुंचाया गया। और जब इनको ले जाया जा रहा था तो तरह-तरह के नारे लगाए जा रहे थे और ये सब लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। ये सब देखकर अहमदाबाद के लोग शॉक्ड हो गए। उस समय जो रिपोर्टर्स थे तो वो खुली रिपोर्टिंग कर रहे थे और उन्होंने आग में घी डालने का काम किया, यानी कि जो रिपोर्टर्स थे तो वो मुस्लिमों के एरियाज में जा रहे थे, जाकर बता रहे थे कि एक मुस्लिम बहुल एरिया है और जहां पर सरकार की इतनी ढील है कि यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं है। तो इस रिपोर्ट से दंगाइयों को और भी अच्छा मौका मिला और उन्हें पता चला कि कहां पर हम मारकाट कर सकते हैं। और इससे एक चीज और हो रही थी कि जैसे जैसे लाइव टेलीकास्ट चल रहा था तो इन खबरों को देखकर गुजरात के अलग अलग एरियाज में लोग भड़क रहे थे और यहाँ दंगा लगभग 3 दिन तक चला और इन 3 दिनों में 790 मुस्लिम्स और 254 हिंदुओं की डेथ हो गई थी। बाद में सोसाइटी के लोग कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि, लेकिन एहसान जाफरी कहते हैं कि मैं भी बार बार पुलिस को फोन कर रहा हूं। और एहसान जाफरी लगातार पुलिस को फोन करते हैं और बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को फोन करते हैं, वहां के लोकल नेताओं को फोन करते हैं, लेकिन वहां पर ना ही पुलिस आती और ना ही किसी नेता के द्वारा पुलिस वहां पर भेजी जाती है। जैसे ही दिन निकलता है तो दंगाई धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर पहुंच जाते हैं और लगातार उन घरों में आग लगाना स्टार्ट कर देते हैं और कांग्रेस के नेता एहसान जाफरी समेत 69 लोगों को जान गंवानी पड़ती है और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी घरों को जला दिया जाता है और 18 घरों को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। एक घर को छोड़कर पूरी ही बस्ती को तबाह कर दिया। आज तक इस बस्ती में कोई भी वापस नहीं आ सका। दोस्तों, जब भी गुजरात दंगों को याद किया जाता है तो रूह कांपने लगती है और इस पूरे विवाद की जड़ थी बाबरी मस्जिद और अब तक इस विवाद को 10 साल गुजर गए थे। दोस्तों, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर जो विवाद था उसको 2002 में लगभग 10 साल हो गए थे। इस विवाद में भारत के जितने भी संगठन थे और जितनी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन थी वे सब कहीं ना कहीं इस विवाद से जुड़ी हुई थी। एक संगठन है जिसका नाम है विश्व हिंदू परिषद, उसने अयोध्या में लगभग 100 दिन तक यज्ञ कराया था। यह जो यज्ञ कराया गया था तो इस यज्ञ में पूरे भारत के कोने कोने से हिंदू लोग पहुंचते हैं और गुजरात से भी कुछ लोग पहुंचते हैं। जो लोग इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे थे उन सभी को उस समय कर सेवक कहा जाता था। कर सेवक मतलब जो अपनी इच्छा से सेवा करे उसको ही कर सेवक कहा जाता है। ये कर सेवक 22 फरवरी को अहमदाबाद से अयोध्या जाते हैं और 26 फरवरी को अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस से वापस आए थे। जब ये लोग 26 फरवरी से को अयोध्या से वापस आ रहे थे तो समय समय पर बीच बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी। इन सभी बातों को मैं बाद में बताऊंगा ताकि आपको अपनी राय बताने में आसानी हो। पूरे देश से जितने भी कर सेवक अपनी अपनी ट्रेनों से अयोध्या गए थे और अयोध्या से अपनी अपनी ट्रेनों से वापस आए थे, इसी तरह गुजरात से जो कर सेवक अयोध्या गए थे तो वो सभी साबरमती ट्रेन से वापस गुजरात आए थे। तो 26 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस गुजरात वापस आती है। इस ट्रेन की कैपेसिटी 1700 लोगों की होती है, लेकिन कुछ लोग खड़े होकर भी यात्रा कर रहे थे। तो करीब करीब इस ट्रेन में 2000 के करीब लोग थे। इन 2000 लोगों में से 1700 लोग कर सेवक थे। ये सारे कर सेवक एक ही जगह से एक साथ आ रहे थे, इसलिए डिब्बे में धार्मिक सॉन्ग भी चल रहे थे और जय जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे और बीच बीच में कश्मीर के भी नारे लगाए जा रहे थे। इसमें कोच S6 और S5 था। इसके लिए कहा जाता है इस कोच में कर सेवक ज्यादा थे। इन दोनों कोचों में जैसे ही घटना घटी और इस घटना के कारण ही पूरे देश में जो हुआ वही आगे चलकर गुजरात दंगों की वजह बना। सारी इन्वेस्टिगेशंस और अलग अलग कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी तो वे सब कोच S6 और S5 को लेकर ही आई थी। इस ट्रेन को 4 बजे अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन यह ट्रेन लेट हो जाती है और केवल 6:30 बजे गोधरा से पहले ही एक स्टेशन पड़ता है दाहोद, तो वहीं पहुंच पाती है। जितनी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाती है वे सब विद डिटेल इंटरनेट पर अवेलेबल हैं और जितने भी तर्क दिए जाएंगे वे सब अलग अलग संगठनों के अपने अपने तर्क हैं। उन सभी को आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। अब दाहोद में जो ट्रेन रुकती है तो उसके लेकर अलग अलग थ्योरी हैं। इनमें से एक थ्योरी है क्योंकि बाबरी मस्जिद को लेकर लोगों में गुस्सा था और वहां से इतनी बड़ी मात्रा में कर सेवक लौट रहे थे तो यह एक मौका था बदला लेने का, तो इसलिए ही इन लोगों ने उस आग लगा दी। यह एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी यह है कि एक चाय वाला दाहोद स्टेशन पर S6 कोच में घुसता है तो कर सेवकों द्वारा उस पर अभद्रता की जाती है और उसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं और उसे ट्रेन में नहीं घुसने दिया जाता। तो इसी गुस्से में आकर लोग अगले स्टेशन पर उस ट्रेन में आग लगा देते हैं। और तीसरी थ्योरी यह है कि इसके पीछे पाकिस्तान की ISI का भी हाथ है। उस एरिया के जो लोग थे जो पाकिस्तान से आए थे उन्होंने जानबूझकर आग लगाई थी ताकि माहौल को खराब किया जा सके। ये तीसरा तर्क है। इस केस में थ्योरी और भी हैं, लेकिन इन तीनों थ्योरियों को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि इन थ्योरियों को आगे चलकर कहीं कई जगह जिक्र किया है। तो वो चाहे SIT हो, चाहे CM हो, PM हो, उन्होंने कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने सभी ने कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया है, तो इसलिए ये थ्योरी सही मानी जाती है। इन दोनों तीनों थ्योरियों को किसी को भी आप पकड़ लीजिए, लेकिन आगे चलकर देखें कि आगे क्या हुआ था। जब ये ट्रेन गोधरा पहुंचती है और जब गोधरा पहुंचने के बाद ये ट्रेन आगे की ओर बढ़ती है तो थोड़ी दूरी पर चलने के बाद ही अचानक इसकी चैन खींच जाती है और वहीं पर इसको रोक दिया जाता है। और चैन खींचने की जो इंसिडेंट है वह बिल्कुल सही है क्योंकि उस ट्रेन का जो ड्राइवर था उसने भी बताया था कि चैन खींची थी और ट्रेन में जितने भी मैकेनिकल प्रोग्रामिंग थी उनसे भी पता चलता है कि ट्रेन की चैन खींची गई थी। और जैसे ये ट्रेन रुकती है तो पहले से ही 2000 लोग इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने पूरी ट्रेन को टारगेट किया हो, केवल कोच S6 और S5 को ही टारगेट किया। कोच S6 और S5 पर पत्थर फेंके और घरेलू हथियार से इन पर हमला कर दिया। ट्रेन के जितने भी गेट थे और जितने भी शीशे थे उन सभी को करसेवकों द्वारा बंद कर लिया जाता है,
लेकिन थोड़ी ही देर में इस ट्रेन में आग लगा दी जाती है और जब तक इन्हें बचाने के लिए फायर ब्रिगेड आती है तब तक 59 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 22 मेल, 27 फीमेल और 10 बच्चे थे। गोधरा स्टेशन से यह ट्रेन सारी लाशों को लेकर अहमदाबाद पहुंचती है। हालांकि गोधरा का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता है कि ये बहुत सारी बॉडीज वहां जाएं, लेकिन गोधरा के एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं मानी जाती। लेकिन यह ट्रेन 4:30 बजे इन सभी लाशों को लेकर अहमदाबाद पहुंच जाती है। कायदा तो ये बनता है कि ये सारी बॉडीज प्रशासन को सौंपी जाती और ज़्यादा होता तो इन बॉडियों को उनके घर वालों को सौंप दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सारी बॉडियां विश्व हिंदू परिषद को सौंप दी जाती हैं। वीएचपी का कहना था कि सारे कर सेवक हमारे हैं, क्योंकि वीएचपी ने ही अयोध्या के अंदर यज्ञ कराया। हालांकि गवर्नमेंट का यह हक बनता था कि इन सबको रोका जाता, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अभी तक लोगों को यही पता था कि कोच S6 और S5 में आग लगी है। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इनमें आग लगी क्यों है। हर कोई कंफ्यूज था। उसके बाद होता क्या है कि वीएचपी लीडर्स ने इन सभी बॉडीज को खुली गाड़ियों में रखा और बीच शहर से इनको निकाला और लगातार जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे और इनको इसी तरह वीएचपी कार्यालय तक पहुंचाया गया। और जब इनको ले जाया जा रहा था तो तरह तरह के नारे लगाए जा रहे थे और ये सब लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। ये सब देखकर अहमदाबाद के लोग शॉक्ड हो गए और उन्हें पता चला कि आखिर हुआ क्या है। और उसके बाद जो अहमदाबाद के लोगों की स्थिति थी तो वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उन सभी बॉडीज को वीएचपी ने हॉस्पिटल में पहुंचाया, जिस हॉस्पिटल का नाम था सोला हॉस्पिटल। और जैसे ही यह हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसके बाद जितने भी हिंदू संगठन थे, वे चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस, बजरंग दल हो, इन सभी दलों के जो लीडर्स थे तो वो काफी गुस्से में आ गए और धीरे धीरे सोला हॉस्पिटल के करीब इकट्ठा होना शुरू हो गए। उस हॉस्पिटल के पास पुलिस की एक वैन खड़ी थी, जिसने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बसों में भरकर, गाड़ियों में भरकर जो हिंदू संगठनों के लोग लगातार हॉस्पिटल के पास आ रहे थे, तो उससे स्थिति ऐसी लग रही थी कि वहां की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसलिए ही उन पुलिस वालों ने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, लेकिन उन सभी पुलिस वालों की बात पर ऊपर से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। और जब हॉस्पिटल के द्वारा फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया गया तो उसके बाद जो डेड बॉडीज थी उनको हॉस्पिटल के अलग अलग रास्तों से शमशान घाट की तरफ लौटाया जा रहा था। तो रास्ते में डेड बॉडीज को ले जाते वक्त तरह तरह के नारे लगाए जा रहे थे और जगह जगह लोगों को भड़काया गया और यहाँ कंफर्म कर दिया गया कि जो कर सेवक मरे हैं इन सभी को मुस्लिमों के द्वारा मारा गया। और इन बातों को सुनकर जो हिंदू थे वो भड़क गए और जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी उन सभी एरियाज में ये सभी लोग इकट्ठा होना शुरू हो और बात यहाँ तक आ गई कि मारकाट होनी शुरू हो गई, खून खराबा होना शुरू हो गया और फिर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आप जितना बुरा सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा बुरा हुआ। उस समय जो रिपोर्टर्स थे तो वो खुली रिपोर्टिंग कर रहे थे और उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। यानी कि जो रिपोर्टर्स थे तो वो मुस्लिमों के एरियाज में जा रहे थे, जाकर बता रहे थे कि एक मुस्लिम बहुल एरिया है और जहां पर सरकार की इतनी ढील है कि यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं है। तो इस रिपोर्ट से दंगाइयों को और भी अच्छा मौका मिला और उन्हें पता चला कि कहां पर हम मारकाट कर सकते हैं। और मीडिया के इस लाइव टेलीकास्ट से दंगाइयों को तो सह मिल रही थी कि उन्हें उन एरियाज को ढूंढने में आसानी हो रही थी जहां पर पुलिस बहुत कम थी। और इससे एक चीज और हो रही थी कि जैसे जैसे लाइव टेलीकास्ट चल रहा था तो इन खबरों को देखकर गुजरात के अलग अलग एरियाज में लोग भड़क रहे थे और यहाँ दंगा लगभग 3 दिन तक चला और इन 3 दिनों में 790 मुस्लिम्स और 254 हिंदुओं की डेथ हो गई थी। अब गोधरा के अंदर 59 डेथ ऑलरेडी हो गई थी। यह एक ऑफिशियल डाटा है, लेकिन अगर अनऑफिशियल डाटा इससे कहीं भयानक था। गोधरा, बड़ोदरा, सूरत और जगह दंगे बढ़ते जा रहे थे और 27 फरवरी को लगभग पूरे गुजरात में दंगे फैल गए थे। अब 3 दिन तक लगातार दंगे चलते रहे। 27 फरवरी को जगह जगह दंगे हो रहे थे, लेकिन 28 फरवरी को बात हद से पार हो गई जब यह दंगाई नरोदा, पाटिया के गुलबर्ग, इन सभी एरियाज में दंगाई पहुंच गए। चमनपुर, अहमदाबाद में गुलबर्ग कम्युनिटी रहती थी और वहां मुस्लिम ज्यादा थे और वहीं पर ही कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी रहते थे। इस सोसाइटी में 29 बैंगलो थे और 10 अपार्टमेंट थे और यह सोसाइटी अपर मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली की थी। 28 फरवरी को 9 बजे सोसाइटी के सामने भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है और वहां पर उनके खिलाफ नारे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। सोसाइटी के लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और वो बैक टू बैक पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं मिलता है। बाद में सोसाइटी के लोग कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि, लेकिन एहसान जाफरी कहते हैं कि मैं भी बार बार पुलिस को फोन कर रहा हूं। और एहसान जाफरी लगातार पुलिस को फोन करते हैं और बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को फोन करते हैं, वहां के लोकल नेताओं को फोन करते हैं, लेकिन वहां पर ना ही पुलिस आती और ना ही किसी नेता के द्वारा पुलिस वहां पर भेजी जाती है। जैसे ही दिन निकलता है तो दंगाई धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर पहुंच जाते हैं और लगातार उन घरों में आग लगाना स्टार्ट कर देते हैं और कांग्रेस के नेता एहसान जाफरी समेत 69 लोगों को जान गंवानी पड़ती है और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी घरों को जला दिया जाता है और 18 घरों को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। एक घर को छोड़कर पूरी ही बस्ती को तबाह कर दिया। आज तक इस बस्ती में कोई भी वापस नहीं आ सका। अक्टूबर 2016 में आज तक न्यूज चैनल ने तहलका की स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज को पब्लिक कर दिया। इस फुटेज में वीएचपी, बजरंग दल के एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग थे और कुछ गवर्नमेंट के एमएलए भी शामिल थे और इस फुटेज में ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उन्होंने वहां पर सब कुछ किया। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया और 2017 में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। सेम डेट गुजरात दंगों की एक और घटना होती है जो गुजरात दंगों की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। अहमदाबाद के नरोदा, पाटिया और उसके पास में एक गांव पड़ता है नरोदा। यहाँ पर ही एक घटना होती है जो वहां पर लगभग 10 घंटे यह घटना होती है और 10 घंटे के अंतराल में सबसे
सबसे ज़्यादा खून खराबा होता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ होती है। नरोदा पाटिया एरिया में ज़्यादातर मुस्लिम मजदूर रहते थे और कुछ इमिग्रेंट कर्नाटक और मुंबई से भी आकर रहते थे, जो वहाँ पर मजदूरी किया करते थे। 27 फरवरी को मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाती है और ये कहा जाता है कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान किडनैप कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन गुजरात में पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद अगले दिन गुजरात को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और 5,000 लोगों की भीड़ बदला लेने के लिए नरोदा पाटिया में हमला कर देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब पहले से ही प्री-प्लान्ड हो। वो हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराना चाहते हैं और वो हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराना चाहते हैं। ये 5,000 लोगों की भीड़ मॉर्निंग में 9 बजे हमला कर देती है और 10 घंटे तक बराबर ये अटैक चलता रहता है और एलपीजी गैस सिलेंडर से हमला करके घरों को तोड़ा जाता है और लोगों को घरों से निकाल कर मार दिया जाता है। भीड़ के पास हथियार बहुत थे और ये हथियार आखिर आते कहाँ से हैं, इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया है। ये एक रहस्य में है। इतनी बड़ी-बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी, लेकिन आज तक ये टीम इस बात का पता नहीं लगा पाई। इस घटना में घरों को पूरी तरह से जला दिया गया, औरतों के साथ बलात्कार किया गया और जो घर में आदमी थे उनको मार दिया गया और इन 10 घंटों के अंदर 97 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहाँ पर एक कुआँ है और उस कुएँ को आज तक कोई नहीं भूला है, क्योंकि जब वहाँ पर दंगाई मुसलमानों को काट रहे थे तो उस कुएँ को पूरी तरह से लाशों से भर दिया गया था। इसका जिक्र इंडिया के बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में किया है। इन सभी दंगों का जो मास्टरमाइंड था तो वो था बाबू बजरंगी। उसका स्टिंग ऑपरेशन तहलका करता है, जो वीडियो पब्लिश करता है। यूट्यूब पर अभी भी एक वीडियो पड़ी है जिसमें बाबू बजरंगी बता रहा है कि कैसे नरोदा पाटिया में लोगों को मारा गया था और वह गवर्नमेंट को भी क्लेम करता है और वह कहता है कि गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया था और उस समय वहां पर पुलिस भी थी और पुलिस ने भी उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया और पुलिस ने ये कहा था कि बॉडी बहुत ज्यादा हो गई है, इनको मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप इन बॉडियों को अलग अलग कर दें। बाद में बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन जो ये वीडियो में बोल रहा था वह सब कोर्ट में कंफर्म ही नहीं हो पाया। अगर सच बताया जाए तो कोर्ट में कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ था, इसलिए पहले बहुत सारे लोगों पर मुकदमे हुए, उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन कोर्ट ने सबूत न होने के कारण इन सभी को 22 से बरी कर दिया। आपने माया कोडनानी का नाम तो बहुत सुना होगा। माया कोडनानी के सारे दंगों में बहुत बड़ा योगदान था। इनको 28 साल की सजा भी हुई थी। इस सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में इसका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन आगे चलकर इनके खिलाफ भी सबूत न होने के कारण इनको भी कोर्ट ने बरी कर दिया था। जब नरोदा पाटिया इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद माया कोडनानी बहुत बड़ी वोटों के साथ जीती और इसको कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया, लेकिन इस केस के चलते इसको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। इसके अगले ही दिन 1 मार्च को वडोदरा में हनुमान टेकरी एक एरिया है जहां पर बेस्ट बेकरी के नाम से एक बेकरी चलती थी। उस बेकरी में 14 लोग कार्य करते थे, जिनमें से 11 लोग मुस्लिम थे और 3 लोग हिंदू थे। उस बेकरी में दंगाइयों के द्वारा आग लगा दी गई और उन 14 के 14 लोगों को बेकरी के अंदर रात को 8 बजे आग लगाकर जिंदा जला दिया गया और दंगाइयों के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उनको आज तक कोई भी सजा नहीं दी गई। इस सारे प्रकरण में गवर्नमेंट का यह भी कहना था भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए पड़ोस के राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र और कई राज्यों को पत्र लिखे और उनसे पुलिस फोर्स मंगाने की मांग की गई, लेकिन उन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए ऑपोजिशन ने हमारी कोई मदद नहीं की। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि 27 फरवरी को ही मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा किया और एक एसआईटी गठन की और गोधरा के पास कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि बात आगे ना बढ़े और उसमें यह भी कहा कि गुजरात के जो हज यात्री थे, लगभग 6,000 या हज यात्री वापस आ रहे थे, उन सभी हज यात्रियों को सुरक्षित अपने घर पहुंचाया गया। बात यह है कि जब सरकार ने इतना सब कुछ किया तो सरकार से आज भी सवाल क्यों पूछे जाते हैं। इसी गुजरात कांड पर बात होगी अगले एपिसोड में, इसलिए बने रहें हमारे साथ और हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। अगले एपिसोड में जानेंगे गुजरात की कुछ और घटना, आखिर आगे क्या हुआ था। इसी तरह की सच्ची वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।